नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के भाग 3 में सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। छात्रों, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जन्म दर में परिवर्तन धीमी गति से क्यों होता है। इसका कारण है कि ये लोगों की मनोवृत्ति, मूल्य एवं धार्मिक विश्वास से जुड़ी है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम पुत्र मोह कह सकते हैं। दूसरा है मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। छात्रों, इसे तेजी से कम किया जा सकता है। हम सबको मालूम है कि चिकित्सा प्रगति के द्वारा ये संभव हुआ है। हमने बहुत सारी बीमारी और महामारी पे काबू पा लिया है और अपनी मृत्यु दर को हमने रोक दिया है या उसको सीमित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम तेज गति से कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर किसे कहते हैं। छात्रों, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर। अगर यह अंतर शून्य होता है तो जनसंख्या स्थिर कहलाती है, जो कि हमने विकसित देशों में देखा है। या हम इसको कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन स्तर भी एक होता है कि जितने लोग मरे उतने बच्चे अगर पैदा हो जाए तो वो प्रतिस्थापन दर कहलाता है। भारत की प्रतिस्थापन स्तर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर स्थिर है तो कौन कौन से राज्यों में है, ज़्यादा है या कम किस में है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में प्रतिस्थापन स्तर ज़्यादा है, मतलब जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। उसमें हम बीमारू प्रदेश को ले सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। और जहाँ पे स्थिर है, यानी जितने लोग मरते हैं उतने लोग पैदा हो जाते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल और कर्नाटक को ले सकते हैं। जबकि केरल ने अपने आप को प्रतिस्थापन स्तर से नीचे तक ले आया है, जिसका कारण है शिक्षा का स्तर और वहाँ जागरूकता का स्तर। अगला टॉपिक है प्रजनन दर। बच्चे पैदा करने की आयु, यानी कि 15 से 49 वर्ष वाली प्रति 1000 स्त्रियों में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से हम प्रजनन दर कहते हैं। अगला टॉपिक है शिशु मृत्यु दर। जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृतक बच्चों की संख्या, यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं और 1 वर्ष से पूर्व जो मृत्यु हो जाती है जिनकी, उनकी गिनती जो होगी वो शिशु मृत्यु दर में आएगी। ऐसे ही मातृ मृत्यु दर, 1000 की शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाएगी। छात्रों, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बढ़ती है किसी भी देश की, तो वो गरीबी और पिछड़ेपन का एक सूचक है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होगा या फिर जागरूकता की कमी होगी। लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 943 पुरुष हैं 1000 महिलाओं के ऊपर। पराश्रितता अनुपात, जनसंख्या का वो अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित हो, मतलब अपने जीवन निर्वाह करने के लिए किसी पर आश्रित होना। भारत में हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के वर्ग बना सकते हैं: 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 और 64 से ऊपर। 0 से 14 वर्ष को हम बच्चे मानेंगे, 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या में गिने जाते हैं, और 64 वर्ष से बुजुर्ग। यानी कि बच्चे और बुजुर्ग किस पर निर्भर हैं, कार्यशील जनसंख्या पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पराश्रितता है, यानी कि पराश्रित हैं दूसरों पे अपने जीवन यापन करने के लिए। अगला टॉपिक है जनसंख्या की आयु संरचना। यह दर्शाता है कि कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का अनुपात क्या है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। छात्रों, यह आयु संरचना समय समय पर बदलती रहती है। इसके परिवर्तन का कारण है आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास से क्या हुआ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। और जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ तो लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। वर्तमान में भारत में एक व्यक्ति की औसत आयु 70 वर्ष के करीब मानी जाती है। जनसांख्यिकी लाभांश। छात्रों, अभी हमने देखा था कि बच्चे और बुजुर्ग किस पर निर्भर हैं, कार्यशील जनसंख्या पे।
तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या संक्रमण की वह अवस्था जिसमें कमाने वाले आयु वर्ग की जनसंख्या ना कमाने वाले आयु वर्ग से अधिक की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो, यानी कि कार्यशील जनसंख्या जिन जो बाकी लोग उन पर आश्रित हैं उनसे अधिक होगी, तो जनसांख्यिकी लाभांश होगा, मतलब लाभ मतलब फायदा होगा। अब भारत को इसका क्या फायदा है? अगर भारत की एक औसत आयु निकालें, जितनी भारत की जनसंख्या उससे एक औसत आयु निकलेगी, तो वर्तमान में भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, जबकि चीन अमेरिका की 37, पश्चिमी यूरोप की 45 और जापान की 48 है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि विश्व में भारत सबसे युवा देश है, और ये हमारे लाभांश है क्योंकि हमारे पास कमाने वाला वर्ग क्या है, ज़्यादा है, कार्यशील जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है। अब अगला विषय है भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। छात्रों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भारत में जो लिंगानुपात है वह 943 है। इसके पीछे इन कारणों को मैंने एक चित्र के माध्यम से दिखाया है कि लोगों की मानसिकता, लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव, भ्रूण हत्या, मातृत्व मृत्यु दर, आर्थिक कारण व धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास। चलिए हम सब में एक एक करके गौर करते हैं। लोगों की मानसिकता। हमारे भारतीय समाज में अभी भी हम क्या है, पुत्र मोह की मानसिकता से ग्रस्त हैं, और पुत्र मोह में हम अभी भी पुत्रों को हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस वजह से क्या हो गया है, लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव आ गया है पुत्र मोह के कारण। और भ्रूण हत्या में हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आ गई है अल्ट्रासाउंड वगैरह से, इसमें क्या होता है, लोग अपने हिसाब से शिशु को चयनित कर लेते हैं, और चयनित करने के बाद वहीं पे अगर लड़का हुआ तो ठीक है, उसको जन्म दे दिया जाता है, और नहीं हुआ तो उस अगर कन्या हुई तो उसकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है। तो इस पर देश ने विभिन्न प्रकार के कानून लागू करके सख्त बना दिया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गैर कानूनी ढंग से प्रभावित है अभी भी। और इस वजह से मातृत्व मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कम आयु में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, उनको वैवाहिक रीति रिवाजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, जिस कारण उनके बच्चे पैदा होते वक्त मृत्यु भी हो जाती है। आर्थिक कारण, कृषक समाज में ये माना जाता है कि हमारी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा, हमारी खेती की देखभाल कौन करेगा, इसलिए अभी भी क्या है, पुत्र को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एक कारण और है जिसको हम धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास में देख सकते हैं, कि ये माना जाता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके अंत्येष्टि क्रिया को पुत्र के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि हमको दिखाते हैं कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में कमी क्यों हो रही है। छात्रों में कुछ रोचक जानकारी आपको और बताऊं कि विश्व के अधिकांश देशों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। इसके दो कारण हैं कि बालिका शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अधिक होना, और स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक दीर्घजीवी, यानी कि उनकी आयु लंबी होती है। भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में इस बात को साबित किया है कि बालिकाओं की भ्रूण हत्या अज्ञानता, गरीबी अथवा संसाधनों के अभाव में नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो हमारे देश के जो समृद्ध राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, तो यहाँ पे लिंगानुपात कम नहीं होता। समाजशास्त्रियों ने बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह की मानसिकता को ही भारत में एकमात्र कारण माना है स्त्री पुरुष अनुपात के कम होने के लिए। इसके रोकथाम के लिए बहुत सारे कानून बने, जैसे अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का उचित उपयोग। कि उचित उपयोग मतलब गर्भ में बच्चे की क्या स्थिति है, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए ये अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ, लेकिन अब इसका गलत उपयोग कई लोग कर रहे हैं। तो इसमें सरकार ने 1999 से प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधि अधिनियम नामक कानून बनाया, जिसे 2003 में और अधिक प्रबल बनाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के सजाओं का प्रावधान है, और सरकार समय समय पर इस पर कार्य कर रही है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।